हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कार्यशील पूंजी प्रबंध के ऊपर कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन का वित्तीय प्रबंध में क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंध में कि व्यवसाय द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है। तो कोई भी व्यवसाय 3 प्रकार की गतिविधियां संचालित करता है: परिचालन गतिविधि, वित्तीय गतिविधि एंड विनियोग गतिविधि। सर्वप्रथम व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो पूंजी जुटाई जाती है उसे वित्तीय गतिविधि में शामिल किया जाता है। इस पूंजी को प्राय 2 भागों में विनियोजित किया जाता है। पहला चालू संपत्तियों में, दूसरा स्थायी संपत्तियों में। स्थायी संपत्तियों में विनियोजित पूंजी विनियोग गतिविधि का भाग होता है, जबकि जो पूंजी चालू संपत्तियों में विनियोजित की जाती है वह परिचालन गतिविधि का भाग होता है, जिसे कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। यानी व्यवसाय में जो पूंजी इकट्ठी की जाती है उसको अगर हम परिचालन गतिविधियों के लिए उपयोग में लाते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। अर्थात कार्यशील पूंजी जो व्यवसाय की दैनिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कच्ची सामग्री, निर्मित स्टॉक, वेतन, मजदूरी, दैनिक व्यय आदि के लिए विनियोजित की जाती है। इससे कार्यशील पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि इसमें केवल शुद्ध चालू संपत्तियों, स्टॉक, देनदार, नकद आदि को ही सम्मिलित किया जाता है और यह संपत्तियां व्यवसाय में निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह पूंजी को तरल पूंजी, चक्रशील पूंजी तथा अल्पकालीन पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बात करते हैं कि साधारण शब्दों में पूंजी की अवधारणा क्या है, कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है, तो जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो साधारण शब्दों में पूंजी का वह भाग जो चालू संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है उसका योग ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। लेकिन फिर भी कई विद्वानों द्वारा इस पर एक मत नहीं है। कोई चालू संपत्तियों को कुल योग को कार्यशील पूंजी मानते हैं, तो कोई चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को व्यापार की कार्यशील पूंजी मानते हैं। अतः कार्यशील पूंजी के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए 2 प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन आवश्यक है। पहला है परंपरागत अवधारणा और दूसरी है परिचालन चक्र अवधारणा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है, देन वी डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट की, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में सबसे पहले परंपरागत अवधारणा जो है, इस अवधारणा के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की गणना किसी तिथि को बनाए गए चिट्ठे के आधार पर ज्ञात की जाती है, जिसके अनुसार कार्यशील पूंजी सकल व शुद्ध हो सकती है। यानी एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या किसी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी है, जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दे रखी है, उसके आधार पर हम कार्यशील पूंजी की गणना कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी सकल और शुद्ध 2 प्रकार की हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य कुल चालू संपत्तियों से है। यानी सकल कार्यशील पूंजी के अंदर केवल हम कुल चालू संपत्तियों को लेंगे या कुल चालू संपत्तियों के योग से लेंगे, जिसकी विचारधारा के कई समर्थक हैं, जैसे बेकर, फील्ड, बोनीविले, एडम स्मिथ, जेएस मिल आदि, जो कि यह मानते हैं कि व्यवसाय की समस्त चालू संपत्तियां कार्यशील पूंजी में आती है, चाहे इन संपत्तियों की व्यवस्था का स्रोत दीर्घकालीन पूंजी से हो या अल्पकालीन पूंजी से हो। चालू संपत्तियों में सामान्यतः उन संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक लेखा वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तन करने के उद्देश्य से रखी जाती है। यानी वो संपत्ति जो 1 साल के अंदर अंदर वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए, नकद में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रकार की अवधारणा एक मात्रात्मक दृष्टिकोण, क्वांटिटेटिव अप्रोच वाली होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी योजना के निर्माण में चालू संपत्ति की मात्रा एवं उसकी लाभार्जन क्षमता को ही ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो आता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर कितना आधिक्य है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हॉगलैंड, गेस्टनबर्ग, स्टीवेंस आदि कई समर्थक है, जो कि कार्यशील पूंजी का अर्थ चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर से लेते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण एक गुणात्मक दृष्टिकोण भी कहलाता है। वहां पर हमने बात की मात्रात्मक दृष्टिकोण की, ये जो है वो गुणात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ चालू संपत्तियों से आशय बाहरी व्यक्तियों के ऐसे कोष से है जिनका भुगतान एक लेखा वर्ष के मध्य किया जाना होता है, जिसमें सामान्यतः लेनदार, देय विपत्र, बकाया खर्च आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में शुद्ध कार्यशील पूंजी से आशय दीर्घकालीन पूंजी से जुटाई गई चालू संपत्ति ही कार्यशील पूंजी कहलाती है। कार्यशील पूंजी में उपयुक्त दोनों ही विचारधारा, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी को यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही परिमाण से संबंध में मतभेद है, जो कि सकल कार्यशील पूंजी को एक मात्रात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी गुणात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है।
व्यावसायिक दृष्टिकोण से सकल कार्यशील पूंजी व लेखांकन दृष्टिकोण से शुद्ध कार्यशील पूंजी का विचार उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी हम अलग अलग विचारधाराओं से अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम व्यवसाय दृष्टिकोण से देखेंगे तो सकल कार्यशील पूंजी जो होगी वही हमारी वर्किंग कैपिटल होगी। और अगर लेखांकन यानी कि हम अकाउंटिंग कंसेप्ट से अगर बात करें या लेखांकन दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जो नेट वर्किंग कैपिटल होगी वो उसको हमने व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल माना है। अब दूसरा आता है परिचालन चक्र अवधारणा। इसके द्वारा भी हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। तो परिचालन चक्र अवधारणा का मतलब है कि परिचालन चक्र अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी एक व्यवसाय की संपूर्ण पूंजी का वह तरल भाग है जो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के आदि की द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसकी सामान्यतः परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। यानी एक परिचालन चक्र होता है। परिचालन चक्र का मतलब आज जो केस आप बाजार में लगा रहे हैं वो केस वापस आपके पास कब लौट के आएगा, उसके बीच का जो पीरियड है वो हमारा परिचालन चक्र कहलाता है। यानी हमने आज बाजार से कैश दिया, हमने कच्चा माल खरीद लिया। अब कच्चा माल हमने खरीदा, उसको गोडाउन में रखा, गोडाउन के बाद वो फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में वर्किंग प्रोग्रेस के रूप में काम आ रहा है। फिर उसके बाद वो फैक्ट्री में कुछ पर्टिकुलर समय रहेगा जब वो माल बनेगा, उसके बाद बनके वो शोरूम में जाएगा तो शोरूम में पड़ा रहेगा माल। फिर जब वो किसी डेटर्स को हम सेल करेंगे तो डेटर्स के पास माल तो चल गया बट पैसा भी नहीं आया। और जब वो डेटर कैश का भुगतान करेगा तो कैश जब लगा और कैश जब आया उसके बीच का जो पीरियड होता है वो पीरियड हमारा क्या कहलाता है, परिचालन चक्र कहलाता है। किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए कितनी नकद राशि की आवश्यकता होगी यह व्यवसाय की परिचालन चक्र की अवधि पर होने वाले परिचालन व्यय पर निर्भर करती है। यानी परिचालन चक्र में आपके कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। अपने व्यवसाय को स्थायित्व तथा संचालित करने के लिए जो पूंजी व्यवसाय द्वारा जुटाई जाती है उसका एक भाग तो स्थायी पूंजी में या संपत्तियों में विनियोजित कर दिया जाता है। यानी कुल पूंजी का एक भाग तो हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि दूसरा भाग जो व्यवसाय में नकद के रूप में रहता है उससे व्यवसाय की परिचालन गतिविधि को संचालित करने के लिए कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर इसे उत्पादन प्रक्रिया द्वारा निर्मित माल में बदला जाता है। तत्पश्चात इस माल को देनदारों को विक्रय करके पुनः नकद राशि की वसूली हो जाती है। इस प्रकार व्यवसाय का एक परिचालन चक्र चलता रहता है जिसमें नकद विक्रय स्वरूपों में बदलकर पुनः नकद के रूप में व्यवसाय को प्राय प्राप्त हो जाता है। जब यह प्रश्न उठता है कि व्यवसाय में परिचालन गतिविधियों को संचालित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि धनराशि अधिक हो गई तो पूंजी की लागत ब्याज के रूप में बढ़ जाएगी और यदि धनराशि कम पड़ गई तो परिचालन गतिविधियों को संचालित करने में कठिनाई होगी। इसलिए इस गतिविधि में निरंतर एक सही संचालन करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त राशि का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि व्यवसाय की एक परिचालन चक्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस चक्र की अवधि ज्ञात करने में व्यवसाय की नीतियों तथा तकनीकी विशेषताओं, माल का स्वभाव और पर्यावरण तत्व जैसे तत्वों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। परिचालन चक्र की अवधि जितनी कम होगी व्यवसाय को उतनी कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। परिचालन संचालन हेतु परिचालन चक्र को चित्र के माध्यम से समझा रखा है। यानी एक चार्ट बना रखा है जिसमें एक रोकड़ है, रोकड़ से सबसे पहले कच्चा माल खरीदा जाएगा और फिर कच्चा माल खरीदेंगे, कच्चे माल को हम निर्मित माल में कन्वर्ट करेंगे, निर्मित माल बाजार में विक्रय होगा, बाजार में विक्रय होने के बाद देनदार से पैसा प्राप्त होगा, जैसा पैसा प्राप्त होगा वो पूरा व्यापार चक्र कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे परिचालन संचालन के लिए आवश्यक धनराशि की गणना की विधि का आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब कैसे अध्ययन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप धनराशि का उपयोग कैसे करते हैं। तो कार्यशील पूंजी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरा के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर सकल पूंजी। अब सबसे पहले परंपरा के आधार पर हमने किस प्रकार परंपरा के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर। तो परंपरा के आधार पर कार्यशील पूंजी में हम सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात करते हैं, और आवश्यकता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो कार्यशील पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी, इन दो के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु है हमारा कि परिवर्तनशील कार्यपूंजी में भी हम मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी की बात करते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो परंपरा के आधार पर, जैसा कि हम पहले भी बताया जा चुका है कि परंपरा के आधार पर कार्यशील पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी में हम केवल किसको लेंगे,
कुल चालू संपत्तियों को, और शुद्ध कार्यशील पूंजी में हम क्या लेंगे, कुल चालू संपत्तियां जो है उसके अधिक को लेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आवश्यकता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो आवश्यकता के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला स्थायी कार्यशील पूंजी और परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो व्यवसाय को सुचारू संचालन के लिए नियमित रूप से चालू संपत्ति के रूप में रखी जाती है, जैसे कच्चे माल की न्यूनतम मात्रा, बैंक में न्यूनतम कैश, निर्माणाधीन अवधि के लिए वेतन, मजदूरी, जिस पूंजी की आवश्यकता होती है वह स्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इस प्रकार की पूंजी की व्यवस्था प्राय दीर्घकालीन स्रोत से की जाती है। यानी आप वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की, जो आपको इसका न्यूनतम भुगतान आपको करना ही होगा। जैसे आप एक न्यूनतम मात्रा में कच्चा माल अपने पास रखते हैं तो वो पैसा आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक है, या आप न्यूनतम कैश आपके बैंक के अंदर रखते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया, या निर्माण की अवधि के अंदर जब माल आपका बनेगा तब आप जो वेतन देते हैं मजदूर, उसके लिए आपको पैसा अपने पास रखना है। तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे स्थायी कार्यशील पूंजी के अंदर शामिल किए जाएंगे। इसी प्रकार परिवर्तनशील कार्य पूंजी के अंदर, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी के अंतर्गत उस पूंजी को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय की परिचालन गतिविधियों को निरंतर चलाने के लिए आवश्यक होती है। साथ ही कई बार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मूल्यों में वृद्धि की संभावना आदि के कारणों से भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। अब बात आती है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है महत्व की। किसी भी व्यवसाय में लगे पूंजी की व्यवसाय की दो गतिविधियों में विनियोजित किया जाता है। पहला स्थायी संपत्तियों को खरीदने में तथा दूसरा स्कंद खरीदने में। जिस प्रकार व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां व्यवसाय की एक स्थिरता प्रदान करती है, उसी प्रकार चालू संपत्तियां व्यवसाय की निरंतर गति प्रदान करती है। अर्थात व्यवसाय को निरंतर गति प्रदान करना, गति पर ले जाना या व्यवसाय के आकार को बढ़ाना, ये सभी कार्यशील पूंजी पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए एक व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी की अपनी एक महत्वता है। इसके लिए कुछ और भी महत्व इसके सामने दे रखे हैं। पहला, जैसे बाहरी दायित्व को तत्काल भुगतान करना, यानी वर्किंग कैपिटल की आपकी आवश्यकता क्यों है कि अगर जो बाहरी दायित्व है, जो आपने पैसा ले रखा है, पब्लिक से पैसा ले रखा है माल को बनाने के लिए, या आपने जो सैलरी आपको भुगतान करनी है, सैलरी का भुगतान करना, मजदूरी का भुगतान करना है, किसी एक्सपेंसेस का भुगतान करना है, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। नकद सूद छूट का लाभ, यानी कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई माल खरीदते हैं और अगर आप उसको नकद पेमेंट करते हैं तो नकद का पेमेंट करने पे आपको हो सकता है वो कोई डिस्काउंट दे दे, तो डिस्काउंट का लाभ लेके भी आप लागत में कमी कर सकते हैं। समय अनुसार लाभांश वितरण, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये चाहती है कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय द्वारा जो लाभ कमाया गया है, उस लाभ का जो अंश है, लाभांश, वो निरंतर हम अपने जो शेयर होल्डर्स उनको टाइमली पे कर पाए। साख में वृद्धि, जब संस्था द्वारा सभी को समय पर भुगतान कर दिया जाता है तो संस्था पे कोई बकाया नहीं होता है। जब संस्था पे कोई बकाया नहीं होता है तो संस्था को बैंकों के द्वारा कई साख में वृद्धि की जाती है। अनुकूल अवसरों का लाभ, वही चीज अगर हमारे पास कैश रहेगा तो कई सारे जो अवसर हमें मिलेंगे, उस अवसरों का हम लाभ उठा पाएंगे। फिर आता है आकस्मिकता से निपटना। आकस्मिकता यानी कोई भी ऐसी संकट आ चुका है, व्यावसायिक संकट आ चुका है, तो अगर आपके पास लिक्विडिटी रहेगी तो उस संकटों से हम आसानी से निपट पाएंगे। संसाधनों का उचित उपयोग, जब संस्था के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है तो कच्चा माल, श्रमिकों की कार्यक्षमता और मशीनों का उचितम उपयोग कर संस्था को अधिक लाभ प्रदान किया जा सकता है। यानी अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर तरीके से है तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है वर्किंग कैपिटल है, तो हम अपने संसाधनों का उचितम उपयोग कर लागतों में कमी कर सकते हैं, लाभों को बढ़ा सकते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि, यदि संस्था द्वारा अपने श्रमिकों को समय पर भुगतान कर दिया जाता है, साथ ही उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सुविधाओं को समय समय प्रदान कर दिया जाता है, तो श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, उससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, उससे व्यवसाय में वृद्धि होगी और व्यवसाय की समृद्धि बढ़ेगी। अब कार्यशील पूंजी को बाजार से हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी कार्यशील पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो कार्यशील पूंजी दीर्घकाल के रूप में आपको प्राप्त करनी है, अल्पकाल के रूप में। तो दीर्घकाल के रूप में दो संसाधन है। पहला होता है बाय सोर्स, यानी एक्सटर्नल सोर्स कौन से हैं, इंटरनल सोर्स कौन से। अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए या लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम बाय शेयर्स, बाय डिबेंचर्स या बैंक लोन के माध्यम से हम ये फंडिंग ले सकते हैं, उनसे हम पैसा ले सकते हैं, उसका यूज हम व्यापार में कर सकते हैं। बट अगर आप इंटरनल सोर्स की बात करें तो इंटरनल सोर्स में जो फंड्स आप प्रॉफिट के रूप में अर्न करते हैं, उसका जो पार्ट आपके पास एज ए रिटर्न अर्निंग या रिजर्व फंड्स के रूप में आप रखते हैं, तो वो फंड्स भी आप व्यवसाय में एज ए वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं। सेम चीज जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं अल्पकालीन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक्सटर्नल में हम व्यापारिक साख, बैंक साख, ग्राहकों से अग्रिम, सरकारी सहायता, जन निक्षेप, यानी ये वो चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में उपलब्ध हो जाती है। हम बैंक से सीसी लिमिट ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, बैंक साख वही है सीसी लिमिट, हम ग्राहकों से एडवांस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाजार से पैसा ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए।
और अगर हमें इंटरनल सोर्स से पैसा अर्न करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो भी आप डेप्रिसिएशन फंड्स बनाते हैं या टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए जो फंड इकट्ठा करते हैं, वहां से हम पैसा ले सकते हैं। अभी यहाँ अलग अलग समझा रखा है कि दीर्घकालीन स्रोत क्या होता है। उसमें बाय में अंश है, ऋण पत्र है, बैंक ऋण है, आंतरिक, ये सारे अलग अलग उनको यहाँ पर जस्टिफाई कर रखा है कि उससे हम फंड्स कैसे लेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया वर्किंग कैपिटल का, ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। और थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर हम ये समझते हैं कि कोई भी संस्था थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है, महत्व या वर्किंग कैपिटल के स्रोत कौन कौन से हैं। आपको स्रोत के अंदर क्या बताना है, स्रोत में दो बातें बतानी है कि स्रोत आपके दीर्घकालीन है या अल्पकालीन है। तो ये क्वेश्चन आता ही है कि अल्पकालीन किसी भी संस्था के द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो आपको उसमें दोनों प्रकार की चीजें बतानी है, दीर्घकालीन एंड अल्पकालीन। दीर्घकाल में भी बाह्य भी है और आंतरिक भी है, और अल्पकालीन में भी आंतरिक भी है और बाह्य भी है। इसी प्रकार उसकी क्या आवश्यकताएं, महत्व है, और वर्किंग कैपिटल में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको आपको सॉल्व करना है। वर्किंग कैपिटल के अंदर आगे हम जो चर्चा करेंगे उसके मेथड्स की बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल में किन किन मेथड्स को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, यानी किन किन मेथडों से हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस करेंगे। हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या अपने प्रोसेस को, ऑपरेटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वी आर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितनी रिक्वायरमेंट हमारी आएगा, जितना अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल का, वो अमाउंट हम क्या करेंगे, मार्केट से पहले ही उपलब्ध करवा लेंगे। उपलब्ध कराने के लिए आपके पास कई सारे सोर्सेज है जो अपने पहले भी पढ़े ना, बाय शेयर्स, बाय डिवेंचर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर्स, बाय बैंक लोन। अगर आप लॉन्ग टर्म फंड चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड्स आप वहां से ले सकते हैं, और अगर आप इंटरनल सोर्स से फंड्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो इंटरनल सोर्स में भी आप एज ए रिटेन अर्निंग्स, जो फंड्स आपके पास पड़े हैं रिजर्व कोर्स, तो उतना भी आपके पास पड़ा है, आप उन फंड्स को अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में आगे जो हम डिस्कस करेंगे, जो मेथड डिस्कस करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें अच्छे से सॉल्व करना है। तो आगे हम जो चर्चा करेंगे वर्किंग कैपिटल के में, उसमें हम मेथड्स बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, प्रोजेक्टेड P&L मेथड है। ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड से हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस करेंगे। बट ये थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताया कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, महत्व क्या है, वो आपके सामने लिखे हुए थे, वो आपको पढ़ने हैं। और दूसरा आपका कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए, तो आपको उसमें चार्ट बना के उनके अलग अलग उनका विवरण करना है। थैंक यू सो मच।